हाँ तो बेटा पिछले टॉपिक में हमने आयनिक साम्य में ओस्टवाल्ड सिद्धांत के बारे में बात की थी। अब अपना अगला टॉपिक है ओस्टवाल्ड सिद्धांत के अनुप्रयोग। ओस्टवाल्ड सिद्धांत के अनुप्रयोग। ओस्टवाल्ड सिद्धांत के जो अनुप्रयोग है वो दो जगह लागू होते हैं, एक तो अम्ल पर और एक क्षार पर। इन दोनों के वियोजन की बात करेंगे, अम्ल का वियोजन और क्षार का वियोजन। ये दोनों जो है वो ओस्टवाल्ड सिद्धांत पर ही निर्भर करते हैं। सबसे पहला पढ़ते हैं हम अम्ल का वियोजन। अम्ल का वियोजन, इसको एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। एक अम्ल लिया अपन ने H एक प्रकार का अम्ल है। जब ये अम्ल वियोजित होगा तो ये टूटेगा H प्लस और A- दो प्रकार के आयनों में टूटेगा। वही बात है प्रारंभ में H जो अम्ल है उसकी सांद्रता को हमने C मान लिया, तो प्रारंभ में उत्पाद की सांद्रता क्या होगी 0, इसकी भी क्या होगी 0। फिर साम्य पर क्या होगा, साम्य पर इस प्रारंभिक सांद्रता में से कुछ मोल क्या होंगे वियोजित, x मोल वियोजित होंगे, तो इसके भी x मोल बन जाएंगे और इसके भी x मोल। अब वही बात है जैसा कि मैंने पहले समझाया था कि यदि वियोजन की मात्रा अल्फा हो, प्रारंभिक मोल c हो सांद्रता और वियोजित मोल x हो, तो x बराबर क्या हो जाएगा c अल्फा। तो यहाँ से x बराबर हम क्या रख सकते हैं c अल्फा, तो यहाँ से बन गया c माइनस c अल्फा, यहाँ भी c अल्फा और यहाँ भी c अल्फा। अब देखो हम बात कर रहे हैं अम्ल के वियोजन की, और अम्ल के वियोजन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो वियोजन स्थिरांक होगा उसे हम लिखेंगे k। क्या लिखेंगे k तो हो जाता है वियोजन स्थिरांक, और a का मतलब हो गया एसिड, क्योंकि ये वियोजन किसका हो रहा है, यहाँ पर अम्ल का वियोजन हो रहा है, इसीलिए मैंने लिख दिया k। अब वियोजन स्थिरांक की बात करें तो k बराबर क्या होगा, वही बात है उत्पाद की सांद्रता बटा अभिकारक की सांद्रता। तो यहाँ उत्पाद अपने पास H प्लस और A- दोनों है। H प्लस की सांद्रता क्या है C अल्फा और A- की भी क्या है C अल्फा, अपॉन इस H की सांद्रता क्या है C माइनस C अल्फा। अब इसको और आगे सोल्व करोगे तो यहाँ से बन जाएगा k बराबर c स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन c माइनस c अल्फा। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ से c कॉमन ले लेंगे तो k बराबर हो जाएगा c स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन c 1 माइनस अल्फा, c से c कट गया तो ये बन गया k बराबर c अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, अगली बात जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यदि अल्फा का मान 1 से बहुत कम हो, 1 से बहुत कम हो, तो यदि अल्फा का मान 1 से बहुत कम होगा तो फिर क्या होगा 1 माइनस अल्फा जो है वो लगभग किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर। तो यहाँ मैं 1 रख दूंगा तो k बराबर क्या आ जाएगा c अल्फा स्क्वायर। एक फॉर्मूला तो अपने पास ये वाला बन गया। ठीक है, दूसरी बात यहाँ से अपने को पता है H प्लस की सांद्रता बताओ किसके बराबर है C अल्फा के बराबर है, तो एक फॉर्मूला अपने पास ये बन गया H प्लस बराबर क्या आ गया अपने पास C अल्फा, क्या आ गया C अल्फा। ठीक है, अब मैं इस वाले फॉर्मूले की बात करता हूँ। यहाँ से मैं ना H प्लस K और C के बीच में रिलेशन देख रहा हूँ, तो यहाँ से देखो इस वाले फॉर्मूला, ये फॉर्मूला नंबर 1 हो गया और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, एक में क्या है k बराबर है c अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा k अपॉन c। तो फिर अल्फा यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा रूट k अपॉन c। ठीक है, अब ये जो अल्फा का मान है इसको समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये जो अल्फा का मान है इसको समीकरण 2 में रख रहे हैं, तो समीकरण ये अपना बन गया नंबर 3। ठीक है, समीकरण 3 व 2 से क्या हो जाएगा H प्लस बराबर C ऐसे कैसे आ जाएगा, और अल्फा की जगह रख देंगे क्या K अपॉन C। अब ये C जब अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा C स्क्वायर, तो यहाँ से बन गया H प्लस बराबर रूट
के गुणा सी स्क्वायर अपॉन सी, से सी कट गया तो यहाँ से एक फॉर्मूला गया एच प्लस बराबर रूट के गुणा सी, एक अपने पास ये फॉर्मूला बन गया। तो अपने को तीन फॉर्मूले याद रखने, एक तो ये के बराबर सी अल्फा स्क्वायर, दूसरा है एच प्लस बराबर सी अल्फा, और तीसरा फॉर्मूला अपने पास ये बन गया एच प्लस बराबर रूट के गुणा सी। ये तीन फॉर्मूले अपने को याद रखने। अगला एक और फॉर्मूला जो कि पीएच निकालने के लिए काम में आता अपने पास, और वो क्या है, वो फॉर्मूला होता है पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस। ठीक है, पीएच बराबर होता है माइनस लॉग एच प्लस। ये अपने पास एक और इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो ये चार पांच फॉर्मूले अपने को याद रखने। ये अपनी इक्वेशन नंबर 4 हो गई थी और ये इक्वेशन नंबर 5। तो अपने को इक्वेशन 1 2 4 और 5 याद रखनी। इस फॉर्मूले को अच्छे से समझो। ये फॉर्मूला है पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस। पीएच अपने को निकलवाएगा, वो क्या करेगा, अपने को एच प्लस की सांद्रता देगा, और H प्लस की सांद्रता दे करके अपने से pH पूछेगा। तो अगर वो क्वेश्चन में अपने को H प्लस की सांद्रता दे और pH पूछे तो हमें क्या करना है, इस H प्लस की जगह उस H प्लस की सांद्रता रख देनी है और इसका लॉग लेंगे, और लॉग लेते अपने पास क्या आ जाएगा pH। हो सकता है वो अपने को डायरेक्ट H प्लस की सांद्रता ना दे, तो फिर H प्लस की सांद्रता ना दे और वो Ka की सांद्रता दे दे या C की सांद्रता दे दे और Ka का मान दे दे, तो फिर यहाँ K और C का वर्ग लेने पर गुणा करने पर H प्लस आ जाएगा। यहाँ से H प्लस निकाल के यहाँ रख देंगे। एक और फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था H प्लस बराबर C अल्फा। हो सकता है कि वो क्वेश्चन में सांद्रता दे दे और वियोजन की मात्रा दे दे, तो यहाँ से भी अपन को H प्लस मिल जाएगा। तो कुल मिला के जब भी वो आपसे क्वेश्चन में pH पूछे तो pH निकालने के लिए सबसे पहले आपको किसके बारे में निकालना होगा, H प्लस के बारे में। आपको H प्लस पता लगाना और H प्लस पता लगाते इसका लॉग लेते क्या आ जाएगा अपने पास pH। तो ये तो हो गया हमारे पास अम्ल का वियोजन। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम क्षार के वियोजन की। अगला है क्षार का वियोजन। ठीक है, क्षार का वियोजन जो है उसे भी हम ओस्टवाल सिद्धांत के अनुसार समझ सकते हैं। जैसे मैंने एक प्रकार का क्षार लिया है BOH, ये जब वियोजित होगा तो ये टूटेगा B प्लस और OH माइनस में। वही बात होगी प्रारंभ में इसकी सांद्रता क्या ली मैंने C, तो इसकी भी क्या होगी 0, इसकी भी क्या होगी 0। फिर बात करते हैं हम साम्य पर। साम्य पर क्या होगा, इस प्रारंभिक सांद्रता में से x मोल वियोजित होंगे, तो इसका भी x मोल बनेगा, इसका भी x बनेगा। ठीक है, x बराबर क्या होता है C अल्फा, तो यहाँ से मैं ऐसे लिख दूं C माइनस C अल्फा, ये भी C अल्फा और ये भी C अल्फा। अब यहाँ पर वियोजन किसका हो रहा है, यहाँ पर वियोजन हो रहा है क्षार का, और जब क्षार का वियोजन हो रहा है तो क्षार का वियोजन स्थिरांक क्या होता है Kb। भाई वियोजन स्थिरांक होता है K, लेकिन यहाँ वियोजन हो रहा है क्षार का, तो क्षार के लिए बेस आता है, तो बेस से क्या आ गया B, तो इसीलिए क्षार का वियोजन स्थिरांक क्या हो जाएगा Kb। अब इसके लिए हमें Kb लिखना पड़ेगा, तो Kb बराबर वही बात है, वियोजन स्थिरांक बराबर क्या होता है उत्पाद की सांद्रता बटा अभिकारक की सांद्रता। उत्पाद कौन कौन है B प्लस और OH माइनस, और अभिकारक है BOH, तो B प्लस की सांद्रता क्या आ गई C अल्फा गुणा OH माइनस की भी क्या आ गई C अल्फा अपॉन BOH की सांद्रता क्या है बताओ C माइनस C अल्फा। ठीक है, अब इसको और आगे सोल्व कर लेते हैं। इसको आगे सोल्व करोगे तो Kb बराबर ये क्या हो जाएगा C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, नीचे ऐसे कैसे एज इट इज आ जाएगा C माइनस C अल्फा। अब यहाँ से अपन क्या कर लेंगे C कॉमन ले लेंगे, तो Kb बराबर बन गया अपने पास C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C 1 माइनस अल्फा, C से C कैंसिल, तो Kb बराबर क्या आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। फिर वही बात कि यदि अल्फा लेस देन 1 यानी अल्फा का मान 1 से बहुत कम हो तो फिर 1 माइनस अल्फा लगभग किसके बराबर होगा 1 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर 1 माइनस अल्फा की जगह क्या रख देंगे हम 1 रख देंगे, तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास Kb बराबर C अल्फा स्क्वायर। क्या बन गया फॉर्मूला Kb बराबर C अल्फा स्क्वायर। ये अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई जो कि अपने को याद होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में देखो ये अपनी एक इक्वेशन आ गई
Kb बराबर C अल्फा स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन ये था BOH, ठीक है, यहाँ Kb था, B प्लस OH माइनस C 0 0 C माइनस x x x C अल्फा C अल्फा C अल्फा। यहाँ से देखो OH माइनस की सांद्रता क्या आ रही है, C अल्फा, क्या आ रही है, C अल्फा। यहाँ से OH माइनस की सांद्रता क्या आ रही है, C अल्फा। तो एक इक्वेशन ये भी बन गई अपने पास, क्या OH माइनस बराबर क्या आ गया, C अल्फा, क्या आ गया, C अल्फा। ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब बात करते हैं इक्वेशन नंबर 1 की, ठीक है। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखो समीकरण 1 क्या है कि b बराबर c अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर बराबर बन जाएगा kb अपॉन c। तो अल्फा बराबर इसका स्क्वायर हटाते इसका रूट आ जाएगा, तो kb अपॉन c। ये अपने पास इक्वेशन नंबर 3 हो गई, ठीक है। अब समीकरण 2 व 3 से, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 और 3 से देखो क्या होगा। समीकरण 3 में से अल्फा का मान मैं समीकरण 2 में रख रहा हूं, तो देखो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा OH माइनस बराबर C। अल्फा का मान कितना है, Kb अपॉन C, अंदर जाएगा तो C स्क्वायर हो जाएगा, तो OH माइनस बराबर रूट Kb गुना C स्क्वायर अपॉन C, C से C कट गया, तो यहाँ से आ गया OH माइनस बराबर रूट Kb गुना C। ये अपनी एक और इक्वेशन बन गई, ठीक है, जो कि इक्वेशन नंबर क्या हो गई अपनी 4, क्या हो गई 4। ये 4 नंबर इक्वेशन भी अपने को याद होनी चाहिए, ठीक है। एक अपने को 2 नंबर इक्वेशन याद होनी चाहिए और एक अपने को 1 नंबर इक्वेशन याद होनी चाहिए, ठीक है। अगली बात करते हैं, देखो जब क्षार का वियोजन हो रहा है तो क्षार के वियोजन के लिए अपने को क्या निकालना पड़ता है, POH, क्या निकालना पड़ता है, POH, ठीक है। और अम्ल का वियोजन होगा तो उसके लिए pH। अब जैसे pH बराबर माइनस log H प्लस था, वैसे ही एक फॉर्मूला होता है POH बराबर माइनस log OH माइनस। क्या होता है, POH बराबर माइनस log OH माइनस। ये फॉर्मूला अपना इक्वेशन नंबर बन गया 5। ये भी अपने लिए मोस्ट है, ठीक है। तो अपने पास टोटल 1 2 4 और 5 3 नंबर की इक्वेशन अपने को याद नहीं रखनी। यहाँ पर क्या होगा कि वो अपने से POH पूछेगा, और POH पूछेगा तो उसके लिए अपने को क्या चाहिए, OH माइनस। OH माइनस की सांद्रता का क्या करेंगे, log लेंगे, log लेते हैं अपने पास क्या जाएगी POH, और POH OH माइनस निकालने के लिए अपने पास 2-3 इक्वेशन है। एक तो ये वाली है, एक अपने पास 3 नंबर इक्वेशन थी, तो वहां से अपन क्या निकाल लेंगे, OH माइनस की सांद्रता निकाल लेंगे और उसका log लेते अपने पास क्या आ जाएगा, POH आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अम्ल और क्षार दोनों के वियोजन में से टोटल 3 प्रकार के फॉर्मूले हो गए अपने पास जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता। अब मैं एक बार टोटल समरी के तौर पर आपको बता देता हूँ। इधर तो अम्ल के लिए लिख रहा हूँ और इधर मैं लिख रहा हूँ क्षार के लिए। ये समरी अपने को याद करनी है। देखो अम्ल के लिए पहला फॉर्मूला था अपने पास K बराबर C अल्फा स्क्वायर, तो क्षार के लिए क्या बन गया था अपने पास Kb बराबर C अल्फा स्क्वायर, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला था अम्ल के लिए अपने पास H प्लस बराबर C अल्फा, तो क्षार के लिए था अपने पास OH माइनस बराबर C अल्फा, सेम साइज चल रहा। तीसरा अम्ल के लिए अपने पास था कि H प्लस बराबर रूट K गुना C, तो क्षार के लिए था अपने पास OH माइनस बराबर रूट Kb गुना C, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, अम्ल के लिए अपने पास pH बराबर होती है माइनस log H प्लस, और क्षार के लिए होती है POH बराबर माइनस log OH माइनस, ठीक है। ये टोटल अपने पास 4 इक्वेशन हो गई जो कि अपने को याद रखनी है। अब आपको एक बात ध्यान देनी है, पहले ये देखना वियोजन किसका हो रहा। अगर वियोजन अम्ल का हो रहा है ना, तो अम्ल के वियोजन से हमेशा अपने को क्या मिलता है, H प्लस। क्या मिलता है, H प्लस। और जब H प्लस मिलेगा तो H प्लस का log लेने से अपने को क्या मिलेगी, pH। क्या मिलेगी, pH। ध्यान रखना कभी भी अम्ल से अपने को OH माइनस नहीं मिलता, अम्ल से H प्लस मिलता है, और H प्लस मिलने के बाद में H प्लस की सांद्रता यहाँ रख करके log लोगे तो क्या मिल जाएगी, pH। और क्षार के वियोजन से क्या मिलेगा आपको, OH माइनस की सांद्रता, उस OH माइनस की सांद्रता को यहाँ रख के उसका log लोगे तो क्या मिल जाएगी अपने को, POH। क्या मिल जाएगी, POH।
लेकिन अगर वो मान लो अम्ल की अपने को पीएच नहीं पूछ रहा, भाई अम्ल से तो अपने को पीएच ही पता होगी, लेकिन वो अपने से पीएच नहीं पूछ रहा, वो अपने को पूछ रहा उसकी पीओएच। तो एक फॉर्मूला होता है पीएच प्लस पीओएच बराबर 40, पीएच प्लस पीओएच बराबर 40, ये फॉर्मूला होता है। तो जब अम्ल की आपको पीओएच पूछे, अम्ल का वियोजन दिया हो, पीओएच पूछे, तो पहले तो आपको पीएच ही निकालनी। भाई अम्ल से तो H+ मिलेगा, उससे क्या मिलेगी अपने को पीएच मिलेगी। फिर इस पीएच को 14 में से घटा दे, अपने पास क्या मिल जाएगा पीओएच। क्षार के वियोजन से अपने को OH- मिलेगा और उस OH- के लॉग लेने से अपने को क्या मिलेगी पीओएच मिलेगी। लेकिन अगर वो मान लो क्षार के अपने को पीएच पूछ रहा है, तो वैसे तो अपने को तो मिलेगी पीओएच, तो फिर हम क्या करेंगे 14 में से पीओएच को घटा देंगे और फिर अपने को क्या मिल जाएगी क्षार की पीएच। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, अम्ल की हमेशा प्रारंभ में मिलती है पीएच, लेकिन अम्ल की पीओएच पूछे तो 14 में से उस पीएच को घटा दो, और क्षार से मिलती है अपने को पीओएच, और अगर क्षार की पीएच पूछे तो उस 14 में से उस पीओएच को घटा दो, फिर अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया ना। अगला टॉपिक है अपना समायन प्रभाव और विषम आयन प्रभाव। अगला टॉपिक अपना समायन प्रभाव, समायन प्रभाव। समायन प्रभाव क्या होता है? पहली बात तो ये कि समायन प्रभाव लागू किस पर होता है, तो ये लागू होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य पर। किस पर लागू होता है? दुर्बल विद्युत अपघट्य पर। ठीक है, ये दुर्बल विद्युत अपघट्य पर लागू होता है समायन प्रभाव, और विषमायन प्रभाव भी दुर्बल विद्युत अपघट्य पर ही लागू होता है। अब समायन प्रभाव का मतलब क्या है? समायन प्रभाव का सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी दुर्बल विद्युत अपघट्य है, कोई भी दुर्बल विद्युत अपघट्य है, उस दुर्बल विद्युत अपघट्य में, ठीक है, समान आयन वाला अगर परबल विद्युत अपघट्य मिला दे, कोई भी दुर्बल विद्युत अपघट्य में समान आयन वाला परबल विद्युत अपघट्य मिलाने पर, ठीक है, समान आयन वाला परबल विद्युत अपघट्य मिलाने पर उस दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा यानी कि अल्फा घट जाती है। ये मतलब होता है समायन प्रभाव का कि कोई भी दुर्बल विद्युत अपघट्य है, उस दुर्बल विद्युत अपघट्य में आप समान आयन वाला क्या मिला दो, परबल विद्युत अपघट्य मिला दो, तो उस दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसको एक एग्जांपल लेकर के हम समझते हैं। जैसे कि मैंने लिया है CH3 COOH, है ना, ये एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है। क्यों है? क्योंकि ये एक दुर्बल अम्ल है, और दुर्बल अम्ल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य है। तो ये दुर्बल विद्युत अपघट्य जो CH3 COOH है, ये टूटता है CH3 COO- और H+, इसमें टूटता है ये। ठीक है, अब ये हो गया अपने पास दुर्बल विद्युत अपघट्य। कौन सा विद्युत अपघट्य है? दुर्बल विद्युत अपघट्य। इस दुर्बल विद्युत अपघट्य की बात करें तो ये टूट रहा था CH3 COO- और H+ में। अब मैंने इसमें क्या कर दिया, ये वाला मिला दिया CH3 COONA। क्या मिला दिया? CH3 COONA। जैसे मिला ये कैसे टूटेगा बताओ? CH3 COO- और Na+, ये जो है वो है परबल विद्युत अपघट्य। क्या है? परबल विद्युत अपघट्य। ये परबल विद्युत अपघट्य क्यों है? क्योंकि ये एक लवण है। क्या है? लवण है कि नहीं, अम्ल और क्षार से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो ये एक लवण है, और जो लवण होते हैं वो कैसे होते हैं, परबल विद्युत अपघट्य होते हैं। तो ये तो दुर्बल विद्युत अपघट्य है, उसमें मैंने मिला दिया परबल विद्युत अपघट्य। जैसे इसमें मैंने ये वाला मिलाया तो इसके आयन से क्या मिला मेरे को, ये मिला। देखो ये और ये आयन समान है या नहीं, है ना, ये भी एसीटेट आयन है और ये वाला भी एसीटेट आयन है। तो जैसे मैंने ये परबल विद्युत अपघट्य मिलाया, तो ये जो परबल विद्युत अपघट्य था वो दुर्बल विद्युत अपघट्य के एक आयन के साथ समान आयन देता है कि नहीं बताओ? तो ये दोनों आयन समान हो गए। अब जैसे ही मैं इसमें ये वाला मिलाता हूं तो होगा क्या, ये आयन अपने को मिलेगा,
और इस आयन के मिलने से इस वाले आयन की मात्रा क्या हो जाएगी, धीरे धीरे बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले तो ये इससे ही मिल रहा था, लेकिन जैसे मैंने ये मिलाया तो अब इससे भी तो मिलने लग गया ये, तो जैसे ही मिलाओगे इससे ये मिलने लग गया तो इसकी मात्रा धीरे धीरे क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। और जब इस विद्युत अपघट्य की इस आयन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगेगी तो ये जो अभिक्रिया है वो अपने इस प्रभाव को नष्ट करने के लिए पश्च दिशा में विस्थापित हो जाएगा, सामने किधर चला जाएगा, पश्च दिशा में। और जैसे ही पश्च दिशा में जाएगा तो पश्च दिशा में जाने का मतलब है कि ये और ये आपस में जुड़ जुड़ करके क्या बनाने लगेंगे, ये वाला बनाने लगेंगे। तो अब ये टूटना तो हो जाएगा बंद, कम हो जाएगा और धीरे धीरे इसका निर्माण होना प्रारंभ हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला कि दुर्बल विद्युत अपघट्य में समान आने वाला प्रबल विद्युत अपघट्य मिलाओगे तो दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन यानी टूटने की मात्रा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो आपको ये देखना कि दुर्बल में क्या मिला रहे हो, प्रबल, बस ये ध्यान रखना कि आयन क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। अगला देखो, अगला है विषम आयन प्रभाव। विषम आयन प्रभाव, विषम आयन प्रभाव क्या होता है कि जब आप दुर्बल विद्युत अपघट्य में, है ना, विषम आयन वाला प्रबल विद्युत अपघट्य मिलाते हो तो मिलाने पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की जो वियोजन की मात्रा है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो विषम आयन प्रभाव में वियोजन की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कैसे, देखो ये है NH4OH, ठीक है। इस NH4OH की मैं बात करूं तो ये NH4OH जो है वो टूटेगा NH4 प्लस और OH माइनस में, NH4 प्लस और OH माइनस में। अब बात करें NH4OH की तो ये है दुर्बल विद्युत अपघट्य। कौन सा है, दुर्बल। क्यों है, क्योंकि ये दुर्बल क्षार है, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या कर दिया, इसमें मैंने मिला दिया HCl। HCl मिलाते हैं, HCl कैसे टूटेगा बताओ, H प्लस और Cl माइनस में। HCl कैसा है, प्रबल विद्युत अपघट्य। कैसा है, प्रबल विद्युत अपघट्य है, क्योंकि ये प्रबल अम्ल है, तो ये टूटेगा H प्लस और Cl माइनस। अब बताओ ये दुर्बल विद्युत अपघट्य टूट रहा था NH4 और OH माइनस में, और ये प्रबल टूट रहा है H प्लस और OH माइनस Cl माइनस में। तो यहाँ कोई आयन समान है क्या, नहीं है, कोई सा भी आयन समान नहीं है। आयन तो समान नहीं है, आयन समान नहीं है तो समान प्रभाव तो होगा नहीं। अब देखते हैं विषम आयनों का क्या होगा। क्या देखो कि इस दुर्बल विद्युत अपघट्य से जो OH माइनस मिल रहा था ना, ये OH माइनस इस प्रबल विद्युत अपघट्य के H प्लस के साथ मिलकर के क्या बना लेगा, H2। क्या बना लेगा, H2। यानी इसके टूटने से जो OH माइनस मिल रहा है वो OH माइनस इस H प्लस के साथ मिलकर के क्या बनाने लगेगा, H2। क्या बनाने लगेगा, H2। तो जैसे जैसे H2 बनाने लगेगा इस OH माइनस की मात्रा बढ़ती जाएगी कि नहीं, बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये तो किसमें बदलने लग गया, H2 में। तो वैसे वैसे इस OH माइनस की मात्रा घटने लगेगी। अब इस घटी हुई OH माइनस की मात्रा को बढ़ाने के लिए क्या करेगा, ये सामने अग्र दिशा में चला जाएगा। किस दिशा में, अग्र दिशा में, क्योंकि ये कब बनता है, जब ये टूटे तो ये सामने अग्र दिशा में जाएगा, और अग्र दिशा में जाएगा तो इसका मतलब इसका टूटना क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। ये टूटना इसका बढ़ जाएगा, वियोजन बढ़ जाएगा। इसीलिए मैंने बोला कि जब आप विषम आयन वाला विद्युत अपघट्य मिलाते हो तो उसको मिलाने से वियोजन की जो मात्रा अल्फा वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को ध्यान रखना है एक तो समान प्रभाव के बारे में और एक विषम आयन। समान को पहचानने के लिए आपको ये ध्यान रखना है एक तो दुर्बल विद्युत अपघट्य होना चाहिए, प्रबल, और दोनों में एक आयन क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। ऐसा नहीं दोनों ही दुर्बल हो और या फिर दोनों ही प्रबल हो, ठीक है। चलो अब एक दो क्वेश्चन करते हैं इसके बारे में ना। अभी जो पिछला टॉपिक था उसके लिए एक दो क्वेश्चन करते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट ले लिया मैंने, 10 की घात -3 मोल मोलर, 10 की घात -3 मोलर HCl की pH पे POH होगी। ध्यान से समझना, ठीक है ना। मोलर HCl की pH और POH होगी। तो अब देखो अपने पास ये है HCl। क्या है, HCl। HCl कैसे टूटेगा बताओ, H प्लस और Cl माइनस। अब ये HCl कितना है, 10 की घात -3 है, तो एक HCl से कितने H प्लस मिलते हैं, एक ही तो मिलता है भाई। एक HCl से एक H प्लस मिल रहा है,
तो 10 की घात -3 मोलर HCl से कितना H प्लस मिलेगा? 10 की घात -3 मोलर ही तो मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि H प्लस की सांद्रता कितनी आ गई? 10 की घात -3 मोलर आ गई। क्या आ गई? 10 की घात -3। अब अपने को क्या पूछा उसने? pH पूछा है। pH पूछा है तो अपने पास फॉर्मूला होता है pH बराबर माइनस log H प्लस। H प्लस ये है 10 की घात -3, तो इसको उठा करके यहाँ रख देंगे, तो यहाँ से फॉर्मूला आ गया अपने पास, ये हो जाएगा माइनस log 10 की घात -3। ठीक है, तो यहाँ से pH बराबर माइनस, इसको बाहर रहने दो। ठीक है, ये हो गया log 10 की घात -3। इसको सोल्व करोगे तो ये pH बराबर माइनस ऐसे कैसे, log a की पावर x क्या होता है? x आगे आ जाता है, तो -3 आगे आ गया, और log 10 ऐसे कैसे, log 10 का मान कितना होता है? 1। तो ये हो जाएगा pH बराबर -3 गुणा 1, यानी -3 को माइनस माइनस प्लस, तो pH बराबर कितना आ गया अपने पास? 3। कितनी आ गई? 3। अब वो अपने को pOH भी पूछ रहा, क्या पूछ रहा? pOH फॉर्मूला क्या होता है? pH प्लस pOH बराबर 40, तो pH आ गई 3, तो यहाँ 3 रख देंगे, प्लस pOH बराबर 40, तो यहाँ से pOH बराबर क्या आ जाएगी? 40 - 3 बराबर 11। ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो अगर अम्ल दे रहा, अम्ल, तो अम्ल से पहले क्या मिलेगी? pH। क्या मिलेगी? pH। और फिर pOH भी पूछ रहा था, फिर अपने को ये वाला फॉर्मूला निकाल लगा करके इसकी pOH भी निकाल लेनी है। अगर मान लो अपना क्वेश्चन होता है कि 10 मोलर HCl ना दे करके वो अपने को देता है H2SO4। ठीक है, H2SO4 वो अपने को HCl ना दे करके H2SO4 दे रहा, तब देखो इसके लिए pH और pOH कैसे निकालेंगे। ये H2SO4 है। H2SO4 कैसे टूटेगा? 2 मोल तो H प्लस के बनेंगे और 1 मोल बनेगा HSO4 -2 का। अब बताओ इसकी सांद्रता कितनी है H2SO4 की? 10 की घात -3 है ना। एक H2SO4 से कितने H प्लस मिले? 2। एक से कितने मिल रहे हैं? 2। 2 H प्लस। H प्लस क्या है? 2 है ना, स्टोइक विधि गुणांक, तो इतने से कितने मिलेंगे? 2 गुना, तो 2 गुना 10 की घात -3 H प्लस मिल जाएंगे। समझ रही बात भाई? एक H2SO4 से मिल रहे हैं 2 H प्लस, तो इतने से कितने मिलेंगे? इसके 2 गुने मिल जाएंगे भाई, इसके 2 गुने तो मिलेंगे ना, तो इसके मिल जाएंगे अपने को H प्लस की सांद्रता हो जाएगी 2 गुना 10 की घात -3। तो यहाँ से H प्लस की सांद्रता हो गई 2 गुना 10 की घात -3, ये सांद्रता होगी। अब अपने को निकालनी है pH, तो pH बराबर फॉर्मूला लगा दो -log H प्लस, तो pH बराबर -log H प्लस कितना है? 2 गुना 10 की घात -3। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। pH बराबर माइनस, ठीक है, बाहर रहने दो, ये log अंदर ले लो, log 2 गुना 10 की घात -3, इसको आगे सॉल्व करेंगे। pH बराबर माइनस, ये हो जाएगा log a प्लस b, तो ये हो जाएगा log 2 प्लस log 10 की घात -3, तो pH बराबर माइनस log 2 का मान होता है 0.30 प्लस ये क्या हो जाएगा -3। इसको और आगे सोल्व कर लो, ये ऐसे कैसे रहने दो, log 2, तो ये -3 का आगे आएगा तो माइनस का 3, और ये हो जाएगा log 10 जिसका मान हो जाएगा 1, तो 3 गुना 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा pH बराबर माइनस log 2 -3। log 2 का मान कितना होता है 0.30, तो यहाँ से आ जाएगा -0.30 -3। ठीक है, तो ये माइनस का बचेगा 2.7 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से pH बराबर आ जाएगा 2.7। ठीक है, अब अपने को pOH पूछ रहा है, तो pH प्लस pOH बराबर 40 हो गया, तो pH बराबर, pH कितना है 2.7 है ना, प्लस pOH कितना है पूछ ही रहा हो तो बराबर 40, तो pOH बराबर कितना आ जाएगा बताओ, 40 माइनस 2.7, तो यह आ जाएगा 11.3। ठीक है, समझाएगा। इस प्रकार से अपने को इनके क्वेश्चन भी कर लेने हैं ना, तो ये क्वेश्चनों के लिए अपने को सबसे पहले H प्लस और OH माइनस निकालना, और निकाल सके फिर अपने को आंसर निकाल देना। बस ये 2-4 फॉर्मूले, और अगर अल्फा वगैरह का मान दिया हुआ हो तो
फिर वहां से H+ निकाल लेंगे ना। ठीक है।